सर्वांगसम। सर्वांगसम की पहले हम परिभाषा समझे क्या है और कैसे सर्वांगसम होता है। त्रिभुजें सर्वांगसम कैसे होते हैं इसकी परिभाषा समझें। देखिए, सर्वांगसम की यदि हम संधि विच्छेद करें तो सर्व अंग सम, इसको हम एक तरह से अलग अलग लिखें तो लिख सकते हैं सर्व अंग सम। सर्व माने सभी, अंग माने अंग जानते हैं, अंग जिसको पार्ट को अंग्रेजी में हम पार्ट कहते हैं। अंग हो गया हिस्सा, इसको अंग की जगह पर हम दूसरा शब्द लिखें तो हो जाएगा हिस्सा। और सम माने होता है बराबर। इस तीनों शब्दों से मिल करके सर्वांगसम बना है। सभी हिस्सा बराबर हो, हिस्सा माने अंग हिस्सा हो गया, इसको पार्ट अंग्रेजी में कहते हैं। सभी पार्ट बराबर हो। त्रिभुज में सभी पार्ट क्या क्या होता है? त्रिभुज में पहले होता है 3 भुजा होती है। 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। 3 भुजा माने इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, भुजा को अंग्रेजी में कहते हैं साइड, यानी 3 साइड हो गया और 3 एंगल हो गया। एक त्रिभुज में 3 भुजा हो गई, जैसे यह ए बी सी है तो पहली भुजा हो गई हमारा ए बी, दूसरी भुजा हो गई बी सी, तीसरी भुजा हो गई हमारा ए सी ए या ए सी। हाँ, अब कोण हमारा 3 अलग अलग हो गया, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यानी यह एक कोण हो गया, दूसरा कोण ए हो गया और तीसरा कोण ए हो गया। तो सर्वांगसम का मतलब है कि एक त्रिभुज यानी 2 ऐसे त्रिभुज हों जिनके, जैसे एक P है, एक Q है, एक R है, तो इनके सभी अंग बराबर हो। यानी यह एक भुजा इस भुजा के बराबर हो, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, तथा यह एक कोण इस कोण के बराबर हो, दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर हो और तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर हो। यह जब एक त्रिभुज के 6 अंग हुए, 3 भुजा और 3 कोण, दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण, अलग अलग अंग हो गए। तो एक त्रिभुज की 3 भुजा 3 कोण 6 अंग हो गए और एक त्रिभुज की 3 भुजा और 3 कोण 6 अंग हो गए। ये जब दोनों बराबर होंगे तो इस तरह के त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। दोनों को, जब 2 चित्रों को हम जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वही जो सर्वांगसम कहलाते हैं। अब सर्वांगसम का मतलब है कि इस त्रिभुज को हम कागज पर बनाएं, दोनों चित्र को कागज पर बना दें और एक को काट कर दूसरे पर चिपकाएं, या पूरा ढक ले, उसी को हम सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है।